पिछले वीडियो में हमने जाना क्रिश्चियनिटी और कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद के बीच क्या रिश्ता था, भारत में क्रिश्चियनिटी कैसे आई और हमने ये भी जाना क्रिश्चियनिटी पूर्वोत्तर भारत में आई कैसे, क्या स्क्रिप्ट था और कौन कौन एक्टर्स थे। हमको ये भी पता चला कि क्रिश्चियनिटी का इस क्षेत्र में लाया जाना एक सरकारी स्कीम के तहत हुआ था, जिसके दो उद्देश्य थे। शॉर्ट टर्म में इन इलाकों पर राज करना है, दूसरा वो लॉन्ग टर्म उद्देश्य था क्रिश्चियनिटी का फैलाव कराना है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिश्चियनिटी की एंट्री कैसे हुई मणिपुर और मिजोरम में। क्रिश्चियन मिशनरीज और मणिपुर के बीच रिश्ता समझने के लिए सबसे आसान तरीका है मणिपुर में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बैठे हुए थे उनके कार्यकाल को हम उपयोग करेंगे। फिर हम साफ साफ देख पाएंगे क्रिश्चियन मिशनरीज कर क्या रहे थे और मणिपुर में क्या चल रहा था। ये कंप्लीट लिस्ट है ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो मणिपुर में कार्यरत थे। इस पीरियड में जब कैप्टन गॉर्डन पॉलिटिकल एजेंट थे, उसी समय 1836 में ही बर्मा स्थित अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन कोशिश करती है मणिपुर में उनकी एंट्री हो सके, पर उस समय के कट्टर हिंदू रहे मैते जाति इसका विरोध करते हैं और ये कोशिश असफल हो जाती है। मैते जाति पर हमारा ये वीडियो जरूर देखें। जिन दर्शकों ने देखा है उनको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। जेम्स जॉनस्टोन जो पॉलिटिकल एजेंट थे मणिपुर के, ये हर प्रकार से मिशनरी के कार्य को सहयोग करते हैं। उस वक्त चेरापूंजी मेघालय में स्थित वेल्श मिशन को अब नया बाजार चाहिए था, पर वे मणिपुर जा नहीं पा रहे थे क्योंकि 1891 एंग्लो मणिपुर युद्ध के तुरंत बाद राजनीतिक स्थिति सही नहीं थी। क्रिश्चियनिटी का चेरापूंजी मेघालय से क्या रिश्ता है आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वो पीरियड है क्रिश्चियनिटी की एंट्री मणिपुर में होती है। मणिपुर में क्रिश्चियनिटी की बात हो और विलियम पेटिग्रू की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। विलियम पेटिग्रू एक मिशनरी थे, पर उनके बहुत सारे बाहरी रोल भी थे। ये मणिपुर के पॉलिटिकल एजेंट को अप्रोच करते हैं और 6 फरवरी 1894 में मिशनरी का काम शुरू कर देते हैं, यानी एंग्लो मणिपुर युद्ध के बस 3 साल बाद। ये शुरू करते हैं इम्फाल घाटी में कट्टर मैते हिंदू जाति के बीच। पेटिग्रू स्कूल खोलते हैं वेस्टर्न एजुकेशन के नाम से, पर था वो क्रिश्चियन एजुकेशन। उस समय के कट्टर हिंदू रहे मैते जाति इसका कड़ा विरोध करते हैं, जैसा उन्होंने 1836 में किया था। उस समय के फॉरेन डिपार्टमेंट के सीक्रेट फाइलों में लिखा गया है, मैतेज हेल्ड टू द टेनेट्स ऑफ द हिंदू रिलीजन ऑलमोस्ट टू फेनेटिज्म। वर्ष जनवरी 1895। जिन विजिटर्स ने ये वीडियो देखा है कंपेयर कीजिए। 1895 में सनातन धर्म के रक्षक, 1980 आते आते बख्शक बन जाते हैं। वो वीडियो जिसने नहीं देखा है जरूर देखें। मैतेई जाति का क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ गुस्सा और रोष देखकर पी मैक्सवेल जो मणिपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे, विलियम पेटिग्रू को अल्टीमेटम दे देते हैं, इम्फाल छोड़ो या मिशनरी का काम बंद करो। पर यही मैक्सवेल पेटिग्रू को इम्फाल से उखरुल जाने के लिए सजेस्ट करते हैं। इम्फाल घाटी में मैते जाति रहती है और उखरुल में तांखुल जाति रहती है। इम्फाल से उखरुल सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। अब पेटिग्रू जाते हैं उखरुल, पर डबल रोल में, पहला मिशनरी और दूसरा ऑफिशिएटिंग स्टेट ऑफिसर के पद पर, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब होता था। विलियम पेटिग्रू अर्थिंगटन मिशन के अंदर काम कर रहे थे। वे अपने पॉलिसी के अंतर्गत किसी क्षेत्र में परमानेंट मिशन नहीं बनाते थे। 3-3 साल के बाद उनको नए मिशन में जाना होता था। इसलिए पेटिग्रू और मिशन के बीच बात नहीं बनता है, क्योंकि अगर मिशन के अनुसार पेटिग्रू चलेंगे तो उनको मणिपुर छोड़ना पड़ेगा या फिर अपने देश जाना होगा। पेटिग्रू अर्थिंगटन मिशन ही छोड़ देते हैं और ज्वाइन करते हैं अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्थिंगटन मिशन ब्रिटिश मूल की है, उसको छोड़कर पेटिग्रू अमेरिकन मिशन में ज्वाइन करते हैं। ऐसे ट्रांसफर क्रिश्चियन मिशनों के बीच, वो भी अलग अलग मूल के, काफ़ी सावधानी से लिया जाता था, क्योंकि मिशनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स और कार्य प्रणाली होती है। जिस देश को उपनिवेश बनाया गया हो वहाँ पर सरकार के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रिश्ता होगा, ये काफ़ी निर्भर करता था क्रिश्चियन मिशनरी किस मूल की है। नए जोश और उमंग से विलियम पेटिग्रू दोबारा उखरुल स्थित तांखुल जाति के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। पेटिग्रू को शुरुआती कुछ साल बहुत बोर जाता है और उन्हें कन्वर्जन के कार्य में कामयाबी नहीं मिलता है। अपने एनुअल रिपोर्ट में लिखते हैं, मणिपुरी रिकॉर्ड ए लायर बट द तांखुल नागा कुड इजीली बीट द फॉर्मर। वे लिखते हैं, उनको कोई व्यक्ति नहीं मिला जिनके शब्दों और कार्यों पर वे विश्वास कर सकें। 1902 आते आते उनके काम को देखकर मैक्सवेल जो मणिपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, पेटिग्रू को बना देते हैं ऑनररी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, और वे बहुत सारे स्कूल खोल देते हैं उखरुल स्थित तांखुल जाति के बीच। पेटिग्रू कई बार रिक्वेस्ट करते हैं अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन को कि उनको और साथी चाहिए,
पर मणिपुर दरबार इसके अगेंस्ट में रहती है। चुराचंद सिंह मणिपुर के गद्दी में बैठते हैं 15 मई 1907 में। लॉर्ड कर्जन मणिपुर के विजिट में आते हैं। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन उनके विजिट का फायदा उठाते हैं और उन्हें अपने समस्याओं से अवगत करा देते हैं। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन को आशा थी कि राजा चुराचंद सिंह का मणिपुर के गद्दी में बैठना उनके लिए फेवरेबल होगा, वे फेवरेबल रहेंगे मिशनरी के कार्यों के प्रति, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत मणिपुर के राजा दबाव में आ जाते हैं और आखिर राजा के दबाव में मणिपुर दरबार इस बात पर सहमत हो जाती है, पहला, वे मिशनरीज एक्टिविटीज पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, मिशनरी एक्टिविटीज इम्फाल घाटी में मेते जाति के बीच नहीं होगा। फिर क्या था, क्रिश्चियन मिशनरीज का सपना पूरा हो जाता है, उनको खुली छूट मिल जाती है। उस समय मणिपुर के पॉलिटिकल एजेंट जे शेक्सपियर अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन यूनियन को और मिशनरीज उखरूल में भेजने के लिए बोल देते हैं। जिस तरीके से जे शेक्सपियर क्रिश्चियनिटी का साथ दे रहे थे, उनके कार्यों के लिए उनको सराहना और सम्मानित भी किया जाता है। जे शेक्सपियर दोबारा बनते हैं मणिपुर के पॉलिटिकल एजेंट। उसी दौरान पेटिग्रू को स्टेट गवर्नमेंट सुपरिंटेंडेंट नियुक्त करती है। उनके देखरेख में सेंसस 1910-1911 कराया जाता है। ये सेंसस पहाड़ों में रहते जातियों के बीच गॉस्पेल पहुंचाने में बहुत मददगार होता है। सरकार और क्रिश्चियन मिशनरीज जो एक ही होते थे, उनको पहाड़ी क्षेत्रों में रहते जातियों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। उसी दौरान पॉलिटिकल एजेंट जे शेक्सपियर ऐसे बदलाव लाते हैं उखरुल स्थित तांकुल जाति के बीच की जो बच्चे स्कूल से निकलते थे 95% क्रिश्चियनिटी ग्रहण कर लेते थे। ये उस समय के स्कूल और चर्च की रिपोर्ट बताती है। जीसस क्राइस्ट की जीवनी किताबों से उभर कर निकलती थी। स्कूलों के माध्यम से ऐसे ही तांकुल जाति से कुकी जाति के पास पहुंचती है और वे भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। स्कूलों में वोकेशनल कोर्स कराया जाता था, पर एजुकेशन के नाम पर कन्वर्जन में ही ध्यान दिया जाता था। सन 1914-17 आते आते क्रिश्चियनिटी मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में तकरीबन 15 साल हो चुके थे। जो नए नए कन्वर्ट्स बने थे, वे छोटे मोटे क्लरिकल पोस्ट में आसीन होना शुरू हो जाते हैं और वे इम्फाल घाटी में एक चर्च बना लेते हैं। इसकी जानकारी मणिपुर दरबार को पसंद नहीं आता है। मणिपुर दरबार का मिशनरीज पर कड़ा रुख रहता है। वहीं उखरुल में तांकुल जाति के बीच दो गुट बन जाते हैं, कन्वर्टेड क्रिश्चियन और दूसरे जो पुराने पारंपरिक मान्यताओं को पालन कर रहे थे। एक जाति पर दो विचारधारा। कन्वर्टेड तांकुल क्रिश्चियन ग्रुप वे अपने ही भाइयों के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं। मैप में देखते हैं, यहाँ उखरुल में चल रहा था। डेमोन्स्ट्रेशन के लेवल तक पहुंचने से पहले नए नए कन्वर्ट्स का सामाजिक बहिष्कार होता था। तांकुल जाति के सरदार व समाज के बुजुर्ग क्रिश्चियनिटी के विरोध में थे और इसका कड़ा विरोध करते थे। जब ऐसे विरोध का सामना करना पड़ता था, क्रिश्चियन मिशनरीज अपने नए कन्वर्ट्स को दूर ले जाते थे और अलग से गांव में रखवा देते थे। पर कन्वर्जन का तेजी पकड़ना और ब्रिटिशर्स व क्रिश्चियन मिशनरीज का छत्रछाया में होना, ये नए नए कन्वर्ट्स इतने पावरफुल हो चुके थे जमीन पर कि वे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वो भी अपने भाइयों के अगेंस्ट जिन्होंने क्रिश्चियनिटी ग्रहण नहीं किया था। नए नए कन्वर्ट्स देसी दारू के बर्तनों को जलाकर अपना डेमोन्स्ट्रेशन दर्ज करवाते थे। सन 1924 में अमेरिकन बैप्टिस्ट फॉरेन मिशन सोसाइटी लिखते हैं, The Tangkhul Nagas made a public demonstration against the evils of zoo by gathering together their zoo pots, pans and utensils for distilling the liquor in a conspicuous place, burning them all in the presence of their heathen neighbors. देसी दारू को जू बोला जाता है। ये जो नए नए कन्वर्ट्स हैं, हम समझ सकते हैं वे डायरेक्ट हिट कर रहे थे अपने ही पूर्वजों के मान्यताओं को। ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन कन्वर्जन खूब करवाते थे। ये सब घटनाएं उखरुल में चल रहा था। नवंबर 1916 में मणिपुर क्रिश्चियन एसोसिएशन का गठन होता है और 1917 में पहला कन्वेंशन उखरुल में मनाया जाता है। जस्ट उखरुल के अपोजिट में है तामेंगलोंग। यहाँ पर मिशनरीज का जलियांगरोंग जाति के ऊपर 1919 से काम चल रहा था, पर सही तरीके से चल नहीं रहा था। जिस तरीके से एक एक जाति क्रिश्चियन मिशनरीज अपने अंदर ले रहे थे, ये जाति भयभीत हो जाती है और 1930 में उठ खड़े हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज को सरकारी नौकरी में भर्ती कर लेती है। सिबी बूथ जो तामेंगलोंग के एसडीओ थे, वे बोलते हैं उन गांवों को पनिशमेंट से छूट मिलेगी अगर वे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1930 में हुई ये घटना इतनी पुरानी नहीं है। किसी दर्शक को अगर ज़ेलियांगरोंग विद्रोह पर इंटरेस्ट है और वे चाहते हैं वीडियो बनाया जाए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसकी जानकारी हम भारतवासियों को होनी चाहिए।
उस समय मिजोरम को लुसा हिल नाम से पहचाना जाता था। यहाँ पर रहते हैं लुसाई जाति। सन 1891 में लुसा हिल्स अंग्रेजों के अंदर आ जाती है, पर यहाँ अंग्रेज अफ्रीकन मॉडल अपनाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट रूल, यानी पारंपरिक पावर स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि पारंपरिक पावर स्ट्रक्चर लिंक हो जाती है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ब्रिटिशर्स अफ्रीकन एक्सपीरियंस के अनुसार क्रिश्चियन मिशनरीज को एंट्री करवा देते हैं। 2 फायदे थे, एक उनकी सत्ता बनी रहेगी, दूसरा ये जाति कन्वर्ट हो जाएंगे और उनके प्रति वफादार रहेंगे। 20 मार्च 1891 में विलियम विलियम्स जो वेल्स मिशनरी थे, वे मुआयना करते हैं लुसा हिल्स का। वे फिर अपने लिवरपूल स्थित हेडक्वार्टर में अपील करते हैं और मिशनरी भेजने के लिए। ब्रिटिश सरकार की सहमति से जून 1892 में लुसा हिल बन जाता है मिशन फील्ड। सब तैयारी हो चुकी है, कन्वर्जन स्टार्ट होगा, पर विलियम विलियम्स का टाइफाइड से मृत्यु हो जाता है। वेल्स मिशन काफ़ी सालों तक बंद रहता है, पर तब तक अर्थिंगटन मिशनरीज J.H. लॉरेन और F.W. साविज की नज़र इस इलाके पर पड़ती है। उसी समय ए पोर्टियस, जिन्होंने मणिपुर में क्रिश्चियन मिशनरी की एंट्री करवाई थी, आइजोल सुपरिटेंडेंट ऑफ लुसा हिल्स के पद में आ जाते हैं। लॉरेन और साविज को ज़मीन दे देते हैं। लुसाई जाति को ये पता चल जाता है कि ये जो 2 गोरे हैं ये इतने पावरफुल नहीं हैं जितना सुपरिटेंडेंट है। J.H. लॉरेन और F.W. साविज किसी प्रकार का कार्य लुसाई जाति के बीच नहीं कर पाते हैं, यानी कन्वर्जन नहीं करवा पाते हैं, और वे फेल हो जाते हैं। पर ये दोनों अपनी चाल चेंज कर देते हैं। सुपरिटेंडेंट को बोलकर वे अपने नाम से नमक का खरीद फरोख्त का परमिशन ग्रहण कर लेते हैं। फिर क्या था, नमक जैसे बर्फ को पिघला देती है, यही नमक लुसा जाति को पिघलाने का काम करती है। एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसलेशन पर काम शुरू हो जाता है। लॉरेन और साविज का उनके स्पॉन्सर अर्थिंगटन मिशन से बात बनती नहीं है, जैसा मणिपुर में हुआ था। अर्थिंगटन मिशन मन बना लेती है उन्हें ये मिशन छोड़ना है, और अगर कोई दूसरा मिशन आता है तो वे अपने किए हुए काम उनके पास सौंप देंगे। अर्थिंगटन मिशन के बाद वेल्स मिशन आता है। लॉरेन और साविज दोनों वेल्स मिशन के अंदर काम करने के लिए ऑफर देते हैं, पर वेल्स मिशन उन्हें लेती नहीं है। आखिर लॉरेन और साविज लुसाई हिल छोड़ देते हैं। 1911 के सेंसस के अनुसार लुसाई जाति के तकरीबन 1000 लोग कन्वर्ट हो चुके थे। कैसे एक जाति अपने आप को कन्वर्जन से बचने की कोशिश करती है, ये आपको लुसाई जाति में भी दिखाई देता है, जब वे अफवाह फैला देते हैं कि अंग्रेज उनको कुली बनाकर ले जाएंगे। ये कन्वर्जन स्टैटिस्टिक्स देखकर एक क्रिश्चियन मिशनरी C.L. मिंगराल लिखते हैं अपने थीसिस द लाइफ एंड विटनेस ऑफ चर्चेज इन मिजोरम में, एज द पैक्स रोमाना वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द फर्स्ट सेंचुरी, द पैक्स ब्रिटेनिका enabled rapid expansion of Christianity into the hill tracts of Lusai Hills। ये पैक्स रोमाना और पैक्स ब्रिटेनिका क्या है, विजिटर सर्च कर सकते हैं। ये क्रिश्चियन मिशनरीज कितने हद तक जाते थे व्यूअर्स समझ सकते हैं, और हैरानी भी होगी। एजुकेशन के नाम पर लुसाई कंपोजिशन करवाते थे, जहां वे अपने पुराने धर्म मान्यताओं के ऊपर लिखने के लिए बच्चों को बोलते थे। बच्चे फिर जो भी उनकी मान्यताएं थी भगवानों के ऊपर, राक्षसों के ऊपर, वे लिख देते थे। फिर जो मिशनरी टीचर के रूप में होते थे उसको पता चल जाता था, उनको फिर कन्वर्जन करना आसान हो जाता था। ऐसी तरकीबें खुद क्रिश्चियन मिशनरी वेल्स कैल्विनिस्टिक मेथोडिस्ट फॉरेन मिशन सोसाइटी अपने रिपोर्ट 1900 में लिखते हैं। जहां क्रिश्चियन मिशनरीज एजुकेशन को करप्ट कर रहे थे, कन्वर्जन के मिशन में वे हॉस्पिटल का भी इस्तेमाल करते थे। हॉस्पिटल में जब लुसाई जाति जाते थे अपना इलाज करवाने, बम्बू कप में मेडिसिन दिया जाता था जिसमें बाइबल के वर्सेस होते थे या पिक्चर होता था। आज के मिजोरम यानी लुसा हिल से ये पता चलता है कि पहला, क्रिश्चियन मिशनरीज का नमक पर कब्जा लुसा जाति को उनके ओर ले आती है। दूसरा, एजुकेशन ऐसे डिज़ाइन किए गए थे जिससे कि कन्वर्जन आसान हो। तीसरा, प्रेशर टैक्टिक्स का उपयोग किया जाता था। चौथा, हेल्थ के नाम पर भी कन्वर्जन कराया जाता था। ये तो थी आज़ादी से पहले की कहानी। आज़ादी के बाद क्या हुआ पूर्वोत्तर भारत में? पूरे देश में क्रिश्चियन मिशनरीज की गतिविधियों के ऊपर आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। डिब्रूगढ़, आसाम में इन क्रिश्चियन मिशनरीज को कन्वर्जन का क्वार्टरली रिपोर्ट भेजने पड़ते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन का क्वार्टरली रिपोर्ट भेजने की शिकायत आसाम सरकार से करते हैं। क्रिश्चियन जो ऊंचे ऊंचे पद में बैठे थे शिलोंग में, वे मिशनरीज को बोल देते हैं कि आसाम सरकार सीरियस है। 1-2 साल वे रिपोर्ट जमा करते रहते हैं, पर यह रिपोर्ट जमा करने के कार्य बंद हो जाता है। क्रिश्चियन मिशनरीज का कार्य उस समय असमी पत्रकार जोर शोर से उठाना शुरू कर देते हैं, पर जवाहरलाल नेहरू क्रिश्चियन मिशनरीज को क्लीन चिट दे देते हैं और उनका स्टेटमेंट रोम तक पहुंच जाती है।
क्रिश्चियन मिशनरीज जवाहरलाल नेहरू को बहुत आदर करते हैं। आज़ादी के बाद मणिपुर में क्या चल रहा था? मणिपुर में उस समय उच्चतम अधिकारी चीफ कमिश्नर का पद हुआ करता था। फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज भयभीत थे कि वे मणिपुर में एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। वे बहुत ज़्यादा असमंजस में थे। वहाँ उस समय चीफ कमिश्नर के पद में हुआ करते थे पीसी मैथ्यू, जो केरला से थे और सीरियन क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन मिशनरीज पीसी मैथ्यू को बुलाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। पीसी मैथ्यू उनकी परेशानी झटके में हल कर देते हैं, ये बोल के कि विदेशी मिशनरी जिसने इंडियन सिटीजनशिप ले लिया है वे मणिपुर में सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि इम्फाल घाटी में रह सकते हैं। और जिन मिशनरी के साथ पीसी मैथ्यू बातचीत कर रहे थे वे विदेशी मूल इटली के निवासी थे और उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले लिया था। नाम था फादर रिवालिको। और ऊपर से पीसी मैथ्यू गाइड भी करते हैं कि वे किसी प्रकार का मिशन सेंटर के नाम से कुछ ना खोले इम्फाल घाटी में। यही रिवालिको इम्फाल में रहते रहते सिर्फ 58 रुपये में इम्फाल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से उनकी जमीन खरीदते हैं। आज उसी मिट्टी में स्थित है प्रेस्टिजियस निर्मलाबास स्कूल। नाम है हिंदू पर है ये क्रिश्चियन स्कूल। बस पीसी मैथ्यू तक बात समाप्त नहीं होती है। मणिपुर का कन्वर्जन बाजार क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए और खोल दिया जाता है जब मणिपुर के 3 बड़े बड़े पोस्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इम्फाल, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ इम्फाल BS सुंदरम, IGP ऑफ इम्फाल, ये एक राजस्थानी थे पर उनकी वाइफ क्रिश्चियन कैथोलिक थी। हेल्प करते हैं आज के मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्रिश्चियन मिशनरीज के गतिविधियों को आगे बढ़ाने में। व्यूअर्स को जानकारी हो चीफ कमिश्नर ऑफ इम्फाल का क्या नाम था कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और साथ में उनका नाम क्या है जो IGP ऑफ इम्फाल थे जिनकी पत्नी कैथोलिक थी। ये इतनी पुरानी बात नहीं है, बस कल की ही बात है। क्रिश्चियनिटी मणिपुर से भी ज्यादा तेजी से मिजोरम में फैली। इसके कई कारण हैं। मणिपुर की तरह राजा के रूप में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ना होना, ब्रिटिशर्स व क्रिश्चियन मिशनरीज को खुली छूट मिली हुई थी। और एक कारण जो सामने आता है जब हम लुसा हिल्स यानी आज के मिजोरम और मणिपुर को एक साथ देखते हैं तो पता चलता है कि मणिपुर में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट व क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वही मिजोरम में सुपरिटेंडेंट बन के आते थे। ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात थी जो सामने आई। यहाँ पर देखिए ए पोर्टियस जे शेक्सपियर पॉलिटिकल एजेंट के पद में थे मणिपुर में, वे लिसा हिल में यानी आज के मिजोरम में भी जाते हैं। और जे शेक्सपियर जो 2 बार पॉलिटिकल एजेंट पद में थे मणिपुर में और जिसके कारण मणिपुर में क्रिश्चियनिटी की एंट्री हो पाती है, ऐसे अनुभवी मिशनरी जो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में थे उनका मिजोरम में आना ये स्वाभाविक है कन्वर्जन को तेजी कराती थी। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक घटना के बारे में बताना जरूरी है जिससे दर्शक समझ सकते हैं कन्वर्जन किस रूप में कराया जाता था। ये आज़ादी की बात की घटना है, 1950 की है। एक कैथोलिक चर्च के बिशप होते हैं, नाम मरेंगो। जब वे इटली में थे इनको पॉप ने उनको ये बोलकर भेजा था, गो एंड डू नॉट फियर, द रोड टू नागालैंड एंड मणिपुर विल ओपन आउट। घटना यह है, ये बिशप मरेंगो एक जो नाम की जाति के गांव में पहुंचते हैं। ये छोटी सी जाति है, इंडिया और बर्मा बॉर्डर में रहती है। पूरा गांव जहां मरेंगो पहुंचते हैं कन्वर्ट हो चुका होता है। सिर्फ उस गांव का सरदार उसकी पत्नी को छोड़कर वे कन्वर्ट नहीं हुए थे। इस सरदार ने चर्च भी बना दिया था। मरेंगो के सम्मान में नृत्य और भोजन का कार्यक्रम होता है। ये सब खत्म हो जाने के बाद जो जाति का सरदार मरेंगो से अकेले में बात करते हैं। ये सरदार मरेंगो को रिक्वेस्ट करते हैं कि वे बूढ़े हो चुके हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाए वे चाहते हैं कि उनका क्रियाक्रम उनकी अपनी रीति रिवाज यानी जो रीति रिवाज के अनुसार हो। ये सुनकर मरेंगो बोलते हैं कि उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि पूरा जो समाज उस गांव में कन्वर्ट हो चुका है और वे ऐसा नहीं करेंगे। उल्टा मरेंगो उस सरदार को बोलते हैं कि वे भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। अब तक व्यूअर्स को काफ़ी जानकारी मिल गई है क्रिश्चियनिटी मणिपुर व मिजोरम में कैसे पहुंची। कहीं आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट अवश्य करें। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। देश के कोने कोने में हिंदुओं में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है हिंदू अपना आस पड़ोस स्कैन करना शुरू कर दें, लोगों को पहचाने, समूहों को पहचाने, इमारतों को पहचाने, विचारों को पहचाने जो हिंदू विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी हैं।